नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले पर आखिर तमिलनाडु इतना विरोध क्यों कर रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने साफ कर दिया है कि वो इस त्रिभाषा फार्मूले को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका ये स्पष्ट कहना है कि वो हिंदी की पढ़ाई अपने राज्यों में नहीं कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया है। उस फार्मूले के तहत 3 भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों में अनिवार्य है, जिसमें 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और एक कोई भाषा बाहर की हो सकती है। तो इस फार्मूले पर हालांकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मत हैं, खासकर दक्षिण के राज्य इसको लेके कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जिस तरह से इसका विरोध किया है उससे स्पष्ट है कि वो अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, पहले भी आंदोलन हुए हैं। 1965 तक इस तरह के आंदोलन चले हैं। उसके बाद भी समय समय पर वहाँ पर हिंदी के खिलाफ विरोध के सुर उठते रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल राज्य भी इस फार्मूले का विरोध कर रहे हैं। इसमें एक राजनीति का एंगल भी है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं वो, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बीजेपी की सरकार ने सेंटर में बनाई है। तो इसलिए इन राज्यों का विरोध का एक आधार ये भी है कि वो केंद्र के फार्मूले को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो त्रिभाषा फार्मूला है ये सिर्फ बीजेपी सरकार का लाया हुआ है या इस पर पहले भी कभी बात हुई थी? देखिए, त्रिभाषा फार्मूला आज की कोई नई बात नहीं है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको शामिल किया गया है, लेकिन ये पहले से ही चला आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी त्रिभाषा फार्मूले को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। त्रिभाषा फार्मूले को उसमें भी शामिल किया गया था और उस समय भी 3 भाषाओं की बात कही गई थी कि 3 भाषाएं होनी चाहिए। एक जो किसी राज्य की अपनी मातृभाषा है, दूसरी भाषा उसमें से हिंदी या अंग्रेजी कोई एक हो सकती है, तीसरी भाषा कोई भी एक भाषा हो सकती है जिसमें एक संस्कृत का भी विकल्प था, और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं 20-22 भारतीय जो शेड्यूल्ड भाषाएं उसमें से कोई भी एक भाषा हो सकती है। तो ये त्रिभाषा फार्मूला आज से लागू नहीं हुआ है, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये लागू है और ज़्यादातर राज्यों ने इसे लागू कर रखा है। खासकर नॉर्थ के राज्य तो इसे लागू कर ही चुके हैं, लेकिन तमिलनाडु ने इसे तब भी लागू नहीं किया था। तमिलनाडु अब तक द्विभाषा फार्मूले पर चल रहा है, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा और एक अंग्रेजी है। अब आप ये कहेंगे कि इसका नुकसान क्या है? देखिए, इसका नुकसान सिर्फ ये है कि तमिलनाडु में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी 2 भाषाएं लागू हैं। कई और राज्यों में भी ऐसा है, साउथ के राज्यों में देखा जाता है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ 2 भाषाएं लागू हैं वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं और क्षेत्रीय भाषा पर ही सब कुछ ज़्यादा होता है। तो इससे जब साउथ के लोग नॉर्थ में आते हैं या नॉर्थ के लोग साउथ में जाते हैं कामकाज के लिए, तो भाषा की बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है। केरल में या दूसरे जो साउथ के राज्यों में उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसे लागू किया। इसलिए उन राज्यों में हिंदी को लेके थोड़ी बहुत समझ लोगों में है। थोड़ा बहुत, अगर आप बहुत इंटीरियर में नहीं जाएं तो वो लोग हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूलों में थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ाई जाती है, कुछ कुछ स्कूलों में हिंदी को लिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है, क्योंकि तमिलनाडु सख्ती के साथ द्विभाषा फार्मूले पर चल रहा है और अभी भी आगे भी वो उसी भाषा पर चलने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। अगर हम त्रिभाषा फार्मूले की बात करें तो कोठारी आयोग ने 1962 में अपनी रिपोर्ट में 3 भाषा के फार्मूले को लागू करने की सिफारिश सरकारों से की थी। उसका ये कहना था, आयोग का ये मानना था कि चूंकि देश में इतनी भाषाएं हैं और देश इतना बड़ा है और इतनी इसके हिस्से हैं, तो ऐसे में पूरा देश को एक राष्ट्रीय एकीकरण के सूत्र में बांधे रहने के लिए कम से कम 3 भाषाओं की जानकारी होना जरूरी है। एक उसमें आधुनिक भाषा होनी चाहिए जैसे अंग्रेजी है, इसके अलावा 2 और क्षेत्रीय भाषाएं जानना जरूरी है। तभी ये देश एक सूत्र में, एक संवाद में, एक संचार में बंधा रह सकता है। तो उस फार्मूले को 1968 की शिक्षा नीति में पहले स्वीकार किया गया, लागू किया गया, और जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु और एक आध 2 राज्यों ने उसके हल्के तरीके से, तमिलनाडु ने तो लागू किया ही नहीं, दूसरे राज्यों ने आधा अधूरा लागू किया। लेकिन जिन राज्यों ने उसको लागू किया वहाँ पर इसको एक बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके फायदे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूले को कायम रखा गया और उसमें बल्कि हम ये कहेंगे कि थोड़ा लचीलापन दिखाया गया। उसमें यह कहा गया कि छात्रों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई जरूरी है, उसमें से एक भाषा कोई भी हो सकती है और 2 भाषाएं कम से कम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। एक चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे एक हिंदी हो, चाहे एक कोई
तमिल हो, चाहे कोई एक और दूसरी भाषा हो। तो दो भारतीय भाषाएं हैं, एक कोई बाहरी भाषा हो सकती है, वो अंग्रेजी भी हो सकती है, कोई फ्रेंच सीखना चाहता है तो फ्रेंच भी हो सकती है, कोई जर्मन सीखना चाहता है तो जर्मन भी हो सकती है। और इसी शिक्षा नीति में संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी रखा गया है। अगर कोई संस्कृत पढ़ना चाहे तो वो संस्कृत पढ़ सकता है, संस्कृत पढ़ने की किसी पर बाध्यता नहीं है। या अगर कहीं पर हिंदी भाषी राज्यों में अगर कोई एक भाषा हिंदी पढ़ रहा है, एक अंग्रेजी पढ़ रहा है, उसे तीसरी भाषा की तलाश है, तो तीसरी भाषा वो संस्कृत की ले सकता है। ये प्रावधान पहले भी था, वैकल्पिक भाषा संस्कृत पहले भी रही है, बहुत पहले से भी चलती आ रही है। तो इस बारे में जो तमिलनाडु का पूरा विरोध है वो पूरी तरह से राजनीतिक विरोध है, क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से वहाँ पर बड़े आंदोलन हुए हिंदी को लेके, और समय समय पर भी आवाज़ वहाँ पर उठते रहती है। ऐसे में स्टालिन का बार बार ये कहना कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और स्टालिन ने ये तक कहा है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो तो साउथ की भाषाएं नहीं सीखते हैं। यूपी का आदमी अगर तमिल नहीं सीखता है तो तमिलनाडु का आदमी हिंदी क्यों सीखे। दूसरा उनका ये भी एक तर्क है कि अगर जिन राज्यों में हिंदी को थोपा गया उन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं नष्ट हो गई और क्षेत्रीय भाषाएं करीब करीब खत्म होने के कगार पे हैं। हालांकि वो बिहार में मैथिली का, यूपी में अवधी का, इस तरह का उदाहरण देते हैं। कुछ हद तक इस बात में दम भी है, क्योंकि जो हिंदी भाषा का प्रचार हिंदी भाषी राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनकी वो भाषाएं निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ी हैं, लेकिन उन भाषाओं को भी बढ़ावा देने की बात लगातार सरकार करती है। उन भाषाओं को भी जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है, और इन भाषाओं को लेकर काफ़ी काम भी सरकार के स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या त्रिभाषा फार्मूला लागू करने से को कुछ फ़ायदा है या इससे नुकसान है? निश्चित रूप से इससे फ़ायदा है, क्योंकि इससे एक जहाँ पर एक राष्ट्रीय एकीकरण की भावना पूरे देश में आती है, उसी प्रकार इससे देश में जो एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों का आना जाना है, चाहे वो रोजगार के लिए जाते हों, चाहे घूमने फिरने के लिए जाते हों, चाहे किसी और काम के लिए जाते हों, तो जो मोबिलिटी है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा, उसको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है किसी क्षेत्र में रहने के लिए, किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो संवाद करने के लिए, तो उस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग किस्म की भाषाओं को जानने से, अगर एक व्यक्ति देश की 3 अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं जानता है तो वो उस हिस्से की संस्कृति को, उस हिस्से के कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।